हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, हमने 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई के केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जिसका नाम था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हमने फर्स्ट लेक्चर में इसके बेसिक्स देख लिए थे कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी या क्या क्या बेसिक टर्म्स यूज होने वाले हैं इस चैप्टर में। हमने पिछले लेक्चर, आज का जो होने वाला लेक्चर है ये है लेक्चर सेकेंड। हमने पिछले लेक्चर में हमने कुछ रिएक्शंस देखे थे। हमने रिएक्शंस बोलो या केमिकल इक्वेशंस बोलो, हमने कुछ केमिकल इक्वेशंस लिखे थे, जिसमें पहला था कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलेंगे तो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरे में हमने लिखा था हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये मिलेंगे तो बनाते हैं H2O। और थर्ड हमने लिखा था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये मिलेगा तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसमें देखेंगे आप, जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शंस देखते हैं या जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन से केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, तो हमें क्या करना है, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम होना चाहिए। जैसे अगर आप फर्स्ट रिएक्शन में देखेंगे, आप यहाँ पे कार्बन कितना है रिएक्टेंट में, एक, तो प्रोडक्ट में भी कितना होना चाहिए, एक। अगर सेम नहीं है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट अगर नहीं है, तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं रहेगा और वो इम्प्रॉपर या रॉन्ग माना जाता है। जैसे इसमें फर्स्ट वाले में देखेंगे, यहाँ पे रिएक्टेंट में एक कार्बन है, प्रोडक्ट में भी एक कार्बन है, ठीक है। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, तो मतलब फर्स्ट इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। लेकिन अगर सेकंड वाले के टर्म में देखने जाओगे, अच्छा यहाँ पे H2 रहता है, H2O2 रह गए। अगर इस वाले केस में अगर आप देखने जाएंगे, यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन तो 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन बस 1 है। मतलब क्या है, ये वाला फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। बाकी के ये दोनों अगर आप देखेंगे, ये तो अनबैलेंस है ऑब्वियसली। यहाँ पे मैग्नीशियम है, यहाँ पे भी मैग्नीशियम है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे बस ऑक्सीजन 1 है। तो ये जो दोनों इक्वेशन है ये क्या है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। याद रखना, जब नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट, तो उसको अनबैलेंस्ड इक्वेशन बोलते हैं, और इसी को स्केलेटन इक्वेशन भी बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन। ये याद रखना। अब हमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमें केमिकल इक्वेशन क्या करना है, बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करना है तो देखते हैं। ये तो हमारा प्रीवियस टॉपिक हो गया, ये जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े थे। एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं जो आपके बुक में दिया गया है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब ये तो मैं केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये Zn है, ये हो गया वर्ड फॉर्म। H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो गया रिएक्टेंट में है। अब जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड मिलते हैं तो यहाँ पे एक रिएक्शन होगा जिसमें सल्फेट जिंक के पास चला जाता है और ये बनता है जिंक सल्फेट। और यहाँ इस सल्फेट जब पूरा इधर चला गया तो यहाँ पे बस बचा H2। अच्छा, जब भी हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे तो जिंक अकेला है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन और सल्फेट है। तो जो पहला वाला टर्म रहता है उसको केटायन बोलते हैं और जो सेकेंड वाला टर्म रहता है उसको एनायन बोलते हैं। अभी यहाँ पे मेटल है, आप सबको याद रहेगा कि अगर आपने केमिकल एलिमेंट्स के बारे में आपने पढ़ा है तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा रहेगा, वैलेंसी पढ़ा रहेगा, आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़े रहेंगे। तो उस वैलेंसी के हिसाब से क्या होता है, डिसाइड होता है कि कौन केटायन रहेगा, कौन एनायन रहेगा। ऑलवेज रिमेंबर,
जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कौन कर रहा है? मेटल्स। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करता है? नॉन मेटल्स। तो जितने भी मेटल रहेंगे सबके ऊपर प्लस साइन रहेगा। हम इसके बारे में आगे हम देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो इसमें प्लस माइनस है, तो माइनस वाला उठ के यहाँ पे चला आएगा। ये प्लस वाला कभी रिएक्शन एक दूसरे के साथ नहीं करेंगे। तो ये जो बन रहा है यहाँ पे, ये बनेगा जिंक सल्फेट और दूसरा बनेगा हाइड्रोजन गैस। ये प्रोसेस हो रहा है। अगर इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे जिंक कितना है? एक। यहाँ प्रोडक्ट में भी कितना है? जिंक एक। जिंक तो बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? दो। देखिए प्रोडक्ट में कितना है? दो। सल्फर कितना है? एक। यहाँ पे भी सल्फर कितना है? एक। ऑक्सीजन कितना है? चार। यहाँ पे भी ऑक्सीजन चार। मतलब ये जो रिएक्शन दिया गया है ये क्या है आपका? ये बैलेंस रिएक्शन है। ये बैलेंस रिएक्शन है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपके ही टेक्स्ट बुक का है, इसको उन्होंने सॉल्व किया है कि अगर मैं फेरस लेता हूँ मीन्स आयरन, और इसको रिएक्शन करवाता हूँ वाटर के साथ में, पानी के साथ में। याद रखना ये क्या है? फेरस। इसी को आप आयरन भी बोलते हो। और ये क्या है? वाटर। जब आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो बनता है Fe3O4। इसको आपने बोला आयरन ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? आयरन ऑक्साइड। इसी को कहीं कहीं पे मैग्नेटाइड भी बोला है। इसी को याद रखना, मैग्नेटाइड भी बोला है जब आप हाईयर स्टैंडर्ड में जाओगे तो। अब फेरस और ऑक्सीजन ने तो रिएक्ट कर लिया, बचा क्या यहाँ पे? बचा है बस हाइड्रोजन गैस। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में बस आप याद रखना, देखना कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस है या अनबैलेंस है। पहला हम फेरस को देखते हैं। यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में, टेल साइड में फेरस कितना है? एक। यहाँ पे फेरस कितना है? तीन। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? दो। यहाँ पे हाइड्रोजन तो बैलेंस है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? एक। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? चार। मतलब ये जो इक्वेशन है ये क्या है? ये आपका है अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब ये अनबैलेंस है। अब अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करना है तो आइए कुछ स्टेप्स देखते हैं कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है। अनबैलेंस्ड इक्वेशन को क्या करना है? बैलेंस्ड बनाना है। अच्छा, एक चीज याद रखना, अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस्ड बनाना है मतलब क्या? जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास कहाँ पे होना चाहिए? प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। तो केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है, स्टेप वन। स्टेप वन में क्या करेंगे आप? जितने भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स दिख रहे हैं आपको, सबको क्या करना है? बॉक्सेस बना लेना है। सभी को क्या करना है? बॉक्सेस बना लेने हैं। मेक बॉक्सेस टू ईच टर्म्स। जितने भी यहाँ पे टर्म्स दिए गए हैं सबको क्या कर लो? बॉक्स बना लो। जैसे क्या क्या टर्म्स दिए गए हैं? Fe है प्लस H2O है। क्या बन रहा है? Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। ये टर्म बन रहा है। तो पहला स्टेप आपकी टेक्स्ट बुक सीबीएसई के हिसाब से ये क्या कर लेना है? बॉक्स बना लेना है। टोटल कितने टर्म दिख रहे हैं हमें? टोटल 4 टर्म दिख रहे हैं। सेकेंड स्टेप आता है अब स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना है? राइट द नंबर ऑफ एटम्स इन reactant and product।
प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, एटम्स इन ऑफ ईच एलिमेंट। जितने भी एलिमेंट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं सबके कितने एटम्स है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, वही लिखना है। यहाँ पे कितने एलिमेंट दिख रहे हैं, सबसे पहले मुझे दिख रहा है फेरस। जैसे यहाँ पे ऐसे टेबल बना लेते हैं, एलिमेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। एलिमेंट कौन कौन से दिख रहा है, तो सबसे पहला दिख रहा है फेरस, फिर कौन दिख रहा है, हाइड्रोजन, फिर कौन है, ऑक्सीजन। ये तीन ही है। यहाँ पे भी क्या है, फेरस है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो ये तीन एलिमेंट्स दिख रहे हैं। रिएक्टेंट में फेरस कितना है, 1, वही प्रोडक्ट में कितना है, 3। हाइड्रोजन की अगर बात करेंगे, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितना है, 2, और प्रोडक्ट में कितना है, 2। ऑक्सीजन की अगर बात करें, ऑक्सीजन कितना है, 1, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4। ये हो गया कि बेसिक टर्म्स, बेसिक इंफॉर्मेशन लिख लिया आपने कि क्या क्या करना है। थर्ड स्टेप पे आते हैं, स्टेप 3। स्टेप 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, सबसे पहले फाइंड आउट करना है, फाइंड या आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट कंपाउंड। इन द रिएक्शन, याद रखना स्टेप 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या करना है आपको, आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट कंपाउंड इन द रिएक्शन। जो मेरा रिएक्शन है क्या है, फेरस, वाटर, फेरस ऑक्साइड और बोल सकते हो हाइड्रोजन। ये 4 चीजें, इसमें से सबसे बड़ा कंपाउंड कौन सा दिख रहा है आपको, तो सबसे बड़ा कंपाउंड दिख रहा है मुझे फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड। तो मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ। सबसे लार्जेस्ट कंपाउंड कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, तो Fe3O4। अब दूसरा स्टेप क्या होगा इसी के अंदर, ये फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप, जो भी लार्जेस्ट कंपाउंड है आपको मिल गया, ये लार्जेस्ट कंपाउंड Fe3O4 है। अब इसमें से क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है एलिमेंट विथ मैक्सिमम एटम। अच्छा, यहाँ पे लार्जेस्ट कंपाउंड का मतलब ये होगा ये एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास क्या हो, मैक्सिमम एटम हो। तो हमें फेरस या आयरन ऑक्साइड जो मिला, ये तो सबसे लार्जेस्ट या मैक्सिमम एटम वाला कंपाउंड हो गया ये। और इस मैक्सिमम कंपाउंड में या इस कंपाउंड में ऐसा कौन सा एलिमेंट है, अभी देखोगे यहाँ पे 2 ही है, फेरस और ऑक्सीजन। इसमें सबसे ज्यादा किसके पास है, 4 ऑब्वियस है। तो जो एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट जिसके पास मैक्सिमम एटम है, वो एलिमेंट यहाँ पे कौन है, ऑक्सीजन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अगला स्टेप आ जाएगा, स्टेप 4। अभी स्टेप 4 में हम पहले ऑक्सीजन को देख लेते हैं। फिर से यहाँ पे थोड़ा लिखता हूँ, एलिमेंट, या मैं सिंपल सा शॉर्ट में बताता हूँ मैं कि मुझे बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को रिएक्टेंट में देखो, रिएक्टेंट में कितना है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना है, 1, और प्रोडक्ट में कितना है, प्रोडक्ट में कितना है, 4। आप ये देख रहे हैं, ये जो ऑक्सीजन है, O2 लिख देता हूँ इसको, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना है, 1, और प्रोडक्ट में कितना है, 4। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस 1 को
अब ऑब्वियस है, याद रखना जब भी आप बैलेंस करने जाओगे, जब भी आप केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने जाओगे, बैलेंस के फॉर्म में लिखने जाओ, कहाँ पे गया, जब भी आप बैलेंस करने जाओगे तो आपको बस मल्टीप्लाई करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना है। बस क्या कर सकते हैं आप, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं, तो 4 को तो 1 बनाया नहीं जा सकता है, लेकिन 1 को 4 बनाया जा सकता है। कैसे? मल्टीप्लाई बाय 4 करके। मतलब मुझे क्या करना है, मैं जहां पे भी ऑक्सीजन मुझे दिख रहा है रिएक्शन में, मैं वहां पे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। मैं अब जब मैं रिएक्शन फिर से लिख देता हूं मैं इसके हिसाब से, Fe plus H2O gives Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। अब मुझे मल्टीप्लाई कहाँ पे करना है, रिएक्टेंट में। अब रिएक्टेंट में एक प्रॉब्लम ये होता है कि लोग सोचते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहा हूं मैं, तो मैं क्या, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा एलिमेंट था, आइटम था उसके पास, इसलिए मैं ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो लोग क्या सोचते हैं, मैं यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहा हूँ इसलिए मैं 4 लिख देता हूँ। लेकिन कभी भी अगर देखोगे, हमने वाटर का फॉर्मूला चेंज हो गया। वाटर का फॉर्मूला कभी भी H2O4 नहीं होगा, वाटर का फॉर्मूला हमेशा क्या होगा, H2O ही होगा। तो जो भी आप बैलेंस करोगे उसको यहाँ इसके सफिक्स में नहीं लगा के आप पूरा जो एटम है, पूरा जो कंपाउंड है उसके स्टार्टिंग में लगा दोगे। तो कितने से मल्टीप्लाई करना था, 4 से। मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, 1 इंटू 4 4 हो गया। यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या हो गया, 4, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। दूसरा नंबर हम देखते हैं हाइड्रोजन को। आप देखो हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितना था। अब देखो हाइड्रोजन, अब ये फाइनल स्टेप हो गया ये। अब आपको ये वाला इक्वेशन देखना है कि अब हाइड्रोजन देखो, ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन था इसलिए हम हाइड्रोजन को देख रहे हैं। फेरस को देख लो आप, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट में, 4 2 8 है यहाँ पे। और यही प्रोडक्ट में कितना है, प्रोडक्ट में आप देखोगे तो 2 है बस। अब हम क्या कर सकते हैं, 8 को तो 2 नहीं बना सकते, लेकिन स्मॉलर नंबर को बिगर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 2 को 8 बनाने के लिए क्या करोगे आप, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। कहाँ पे मल्टीप्लाई किया आपने, प्रोडक्ट में। तो जहां पे भी प्रोडक्ट है वहां पे हमने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 4H2। मतलब क्या, अब यहाँ पे भी देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 2 8। यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 2 8। ऑक्सीजन कितना हो गया, 1 इंटू 4 4। यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 4। मतलब क्या, 3 में से मेरे फेरस और हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अगला बचा है बस Fe। अब अगर Fe में देखेंगे तो रिएक्टेंट में कितना है फेरस, 1, और प्रोडक्ट में कितना है, 3। अब 1 को 3 बनाया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है, मल्टीप्लाई बाय 3 करके। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कहाँ पे मल्टीप्लाई किया आपने, रिएक्टेंट में ना। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, कभी भी याद रखना, कभी भी आप सफिक्स में नहीं लिखेंगे। सफिक्स में अगर लिखेंगे उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको स्टार्टिंग लिख देंगे एज अ प्रीफिक्स। 3 लगा दिया हमने, क्योंकि कहाँ मल्टीप्लाई करना था, रिएक्टेंट में। अब जाके ये रिएक्शन क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। क्या बना ये, 3Fe। देखेंगे रिएक्टेंट में भी कितना है, 3, यहाँ पे भी कितना है, 3, और ये दोनों को तो हमने बैलेंस ही किया। तो ये फाइनली जो रिएक्शन बना है इसी को आपने बोला बैलेंस्ड इक्वेशन। अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन तो बन गया, लेकिन बैलेंस्ड इक्वेशन क्या सेटिस्फैक्ट्री है क्या? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था जब भी कोई केमिकल चेंजेस होगा या केमिकल रिएक्शन होगा तो वहां पे सबसे पहला हमने देखा था चेंज इन स्टेट होगा या चेंज ऑफ स्टेट होगा। तो मुझे इस बैलेंस इक्वेशन को और भी ज्यादा मजेदार बनाने के लिए मुझे इसका फिजिकल स्टेट लिखना पड़ेगा कि क्या क्या इसका फिजिकल स्टेट क्या है। मतलब इसके अंदर फेरस है, लिक्विड में है, सॉलिड में है, गैस में है, कौन से स्टेट में है वो लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, जो फेरस है वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, एस मीन्स सॉलिड के फॉर्म में रहेगा। ये H2O, आप H2O एज अ लिक्विड मत याद रखना, H2O एज अ वेपर याद रखना। मतलब ये कौन से स्टेट में है, ये गैसियस स्टेट में है। और सेम यहाँ पे जो फेरस ऑक्साइड बनेगा
ये सॉलिड स्टेट में रहेगा और हाइड्रोजन इज इन ऑलवेज इन गैसियस स्टेट। ये जाकर आपका बैलेंस्ड इक्वेशन बना और एक सेटिस्फैक्टरी इक्वेशन बना। ये आई होप हमने जो भी यहाँ पे पढ़ा आपको समझ में आ रहा है। अगर किसी भी स्टेप में कहीं पे भी अगर आपको डाउट फील हो रहा है, बेफिक्र आप कमेंट करिए, हम आप तक सोल्यूशन पहुंचाने का ट्राई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।